सिर्फ 60 दिन बचे हैं यूपी टेट के लिए, यानी 60 डेज की स्ट्रेटेजी आपको चाहिए। तो मैं आज आपके साथ टाइम टेबल शेयर करना चाह रही हूँ जिससे कि आपके 90 प्लस मार्क्स जरूर से जरूर आप अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर सको, चाहे आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो या फिर आप स्टूडेंट हो। में आप इस चीज़ को पूरा कर सकते हो। मैं समझती हूँ कि अगर आप हाउस वाइफ है या वर्किंग है तो थोड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करना, उसका मैनेजमेंट बढ़ाना। तो कम से कम एटलीस्ट आपको 6 आवर्स डेली के चाहिए। संडे को आप इसे थोड़ा लाइट रख सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि बेसिक से सारे काम संडे के लिए हमारे पेंडिंग होते हैं, तो मे बी संडे को आप थोड़ा कम भी टाइम दोगे तो चल जाएगा। बाकी ये जो टाइम टेबल है ना, इससे जो है आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा अच्छे से। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं खुद भी स्टडी कर रही हूँ। मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, जैसा मेरे साथ चल रहा है। मेरा तो डीएलएड का एग्ज़ाम भी है अभी इसी मंथ में, तो मेरे पास तो जो है वो 4-5 इधर के भी जो 10-15 दिन है ना, मेरे तो बढ़ गए हैं। खैर, लेकिन इस तरीके से आप 6 घंटे की ये जो प्रॉपर स्टडी है ना, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। आप चाहे एसएसटी के स्टूडेंट हो या फिर मैथ के स्टूडेंट हो, आप चाहे पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप चलते हो तो आपके 90 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे और आप टाइम मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके ले जा सकते हो। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा दे रही हूँ मॉर्निंग का। आपको एटलीस्ट मॉर्निंग में जो है 4 बजे उठ जाना है। अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते हो तो आप 5 बजे डेफिनेटली उठ जाओ। 5 से 7 आपको अपनी पढ़ाई पे देना है 2 आवर्स के लिए। 4 और 2 6 घंटे का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बना के दिया है 24 आवर्स के लिए। 2 आवर्स आपका जो है जाएगा हिंदी और एक सीडीपी के लिए जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। मैंने क्यों हिंदी और सीडीपी ही रखा, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको ईजी पड़ेगा, एक सब्जेक्ट आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आप दोनों कॉन्सेप्ट को आराम से आसानी से क्लियरली समझ सकते हो। अगर मैं आपको बता दूंगी कि एक ही टाइम पे आप जो है आपका इंग्लिश और सीडीपी कर दूं या ईवीएस और सीडीपी कर दूं तो आपको समझने में कन्फ्यूजन हो सकती है। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखते हुए चलेगा। आप हिंदी में जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, पर्यायवाची है, विलोम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो फिलोसफर के थ्रू लिखे गए हैं, बोले गए हैं कि ये किसके स्टेटमेंट हैं। ये सब चीज़ें भी आपको हिंदी में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। तो ये सब चीज़ें आप हिंदी में कर सकते हो। सीडीपी में तो आपको पता ही है कि कई सारे अपवाद हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, कितने सारे वैज्ञानिक हैं जिनके नाम हमें याद रखने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको सीडीपी में क्लियर करनी होती हैं। कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रखना होगा, ये चीज़। और उसके बाद आफ्टरनून में अगर आप वर्किंग है तो आपको आपका जो लंच ब्रेक मिलेगा उसमें आपको माना कि लंच ब्रेक आपको 2 आवर्स का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कैसे भी करके 2 आवर्स आपको मैनेज करने ही है, चाहे आप ऑफिस आने के बाद अपना 1 घंटे इसमें से निकालिए। ईवीएस और इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे ग्रामर्स के स्टेप जो है आपको यहाँ क्लियर करने होंगे। और उसके बाद जो है आपको ईवीएस में भी कई सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और बहुत सारे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि ये सब जो भी आप 2 आवर्स पढ़ेंगे, जैसे आज मान लो कि आज 5 मई है, चलिए मैं 6 मई से ऐड करती हूँ। 6 मई को अगर आपने हिंदी और सीडीपी पढ़ा, फिर आप 7 मई को जब आप हिंदी और सीडीपी मॉर्निंग में बैठोगे पढ़ने, तो जो आपने 6 मई को पढ़ा है ना, उसको आपको रिवाइज करना होगा 7 मई को। फिर आप 7 मई को नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना स्टार्ट करना। फिर उसके बाद इवनिंग में आपको 2 आवर्स एसएसटी अगर आपका है तो, या फिर मैथ है तो मैथ प्लस एनसीईआरटी आपको फॉलोअप लेना होगा। एनसीईआरटी पूरा आपको फॉलोअप लेना ही होगा क्योंकि ये बहुत मस्त है। और बाकी आप एसएसटी और मैथ यानी कि 60 क्वेश्चंस आपके इससे आएंगे, तो आपको ये 60 क्वेश्चन भी मस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके मार्क्स को गेन कराने में ये आपकी हेल्प करेंगे। एंड संडे को आपको एक मॉक टेस्ट जरूर करना है पीवाईक्यू, और आपको रिवाइज करना है। जितना भी आपने वीक में पढ़ा है ना, ये सब जो है आपको संडे को रिवाइज करना होगा एक बार। इससे आपका 2 बार रिवीजन हो जाए। एक हर दिन, अगले दिन आपको रिवाइज करना सेम टाइम पे, एक संडे को आपको रिवाइज करना। इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ना आप कभी भूलने की गलती नहीं करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि किस किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने आपको टाइम के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब अगर आप उस बेस पे चलते हो और लापरवाही ना करते हो, क्योंकि यार देखो, बात यह है कि अभी तो मान लो कि टेट तब भी समझ लो कि बहुत ईजी है। मैं एक बार कहती हूँ कि ईजी है, क्योंकि कल को क्या पता कि टेट में भी जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो फिर और दिन पर दिन टास्क बढ़ते ही जा रहे हैं। एक भी एग्ज़ाम का टास्क जो है इजी नहीं हो रहा है, बल्कि टफ ही होता जा रहा है। मान लो कि आज जो एग्ज़ाम का ऐसा पेपर है, कल वो पैटर्न तुरंत चेंज हो जाता है, हाई हो जाता है, सिलेबस चेंज हो जाते हैं। मान लो कल को नेगेटिव मार्किंग हो गई तो तब भी अभी तो इजी है ना, तो अभी यार थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा संघर्ष करके पास कर लो। एक बार अगर आपने पास कर लिया ना तो फिर फुर्सत मिल जाएगी, रोज़ रोज़ आपको मेहनत भी नहीं करनी है, और ये जो दिमाग की टेंशन ना, ये भी चली जाएगी। तो मान लो कोई वैकेंसी आती है या कुछ भी ऐसा आता है ना, तो हम फ्री रहेंगे कि हमें सिर्फ उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, फिर हमें यूपी टेट नहीं क्लियर करना, सीटेट क्लियर नहीं करना, इन सब चीज़ों से हम लोग बाहर आ जाएंगे। और एक बार इन सब चीज़ों को क्लियर कर लिया ना, तो हमें सिर्फ अपने मतलब
मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हमें मेन एग्ज़ाम देना है, ना कि फिर उसमें मतलब दुनिया भर की चीज़ें होंगी ना कि अभी अरे हमें वैकेंसी आ गई तो हमें फटाफट पहले यूपी टेट पास करें या फिर हम सीटेट पास करें, फिर इसके बाद जो है फिर हम वैकेंसी की तैयारी करें, तो सब कुछ बहुत मिक्स मैच हो जाएगा। तो क्यों ना यार अभी कर लेते हैं, अभी हमारे पास तब भी 2 महीने का टाइम है, तो हम थोड़ा अपनी नींद को कम कर लेते हैं, थोड़े अपने काम को ढीला कर लेते हैं और पढ़ाई को ज़्यादा ज़ोर पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप जो है वर्किंग हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है टाइम को मैनेजमेंट करना, लेकिन अगर टाइम टेबल के हिसाब से आप करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। रही बात प्रैक्टिस सेट की, या हम PYQ कहाँ से करें, तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो या ऑनलाइन कर सकते हो, कई सारे जगहों पे प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, तो वहाँ से कर सकते हो। और या तो फिर जो है आप जो है प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट पे भी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोशिश करो कि मतलब हफ्ते में 1 दिन तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ, एक PYQ होना ही चाहिए। ये जो है आपके हफ्ते भर की पूरी प्रैक्टिस जो आपने पढ़ा है वो क्लियर करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर हो पाया है, हुआ है या नहीं हुआ है, कौन से टॉपिक का कॉन्सेप्ट अभी रह गया है। ये सब चीज़ें आप ना फिर अच्छे से क्लियर कर सकते हो उसमें। और अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास अभी भी जो है रिवाइज़ करने का टाइम है। सबसे मेन चीज़ यार, मान लो कि आप सिलेबस पढ़ रहे हो डेली, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मान लो आप पढ़ रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आज आपने पढ़ लिया अगले दिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया। नहीं, आपने जो कॉन्सेप्ट आज क्लियर किया है, कल जब आप दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठिए ना तो एक बार उसको रिवाइज ज़रूर करिए। इससे ना वो बेस आपका स्ट्रांग बनेगा और नए बेस को उस बेस से कनेक्ट करने के लिए ना बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी। और आपको तो पता ही है CDP में यही चीज़ है कि हमें जो है अब बच्चों को वही पढ़ाना होता है जिससे वो कनेक्ट कर सकें, या उनके पिछले ज्ञान को नए ज्ञान से कनेक्ट करना होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो उसी तरीके से हमें भी पढ़ना है कि हमने जो पिछले दिन पढ़ा है ना उससे अपने आगे वाले पढ़ाई को कनेक्ट करना है। तो ये चीज़ होती है। और हाँ, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना, ना कि कॉन्सेप्ट को छोड़ते हुए चलना। जिस कॉन्सेप्ट में आपको लग रहा है आप फंस रहे हो उसको आप बार बार रिवाइज करना, बार बार प्रैक्टिस करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व करो, ताकि वो आपके माइंड में ना बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए, कहीं कोई सस्पेंस ना रहे। क्योंकि आप एक चीज़ और जानते होंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में या यूपी टेट के एग्ज़ाम में हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शंस में हमें 2 ऑप्शन तो लगता है कि बस ये गलत है, आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल घुमा के रखते हैं। उन 2 ऑप्शन में आप क्लियर ही नहीं कर पाते हो कि ये सही है या ये सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस आपको सही ही लगते हैं हर तरह से। तो इसमें मेन चीज़ ये होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो जाओगे और किसी गलत आंसर पे आप मार्क कर दोगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत ही मार्क करोगे, सही भी मार्क कर सकते हो, लेकिन वो इफ़र्ट वाला जो सवाल है ना वो क्यों रखना। हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा, हमारा बेस मजबूत रहेगा ना, तो हमें वो 2 ऑप्शंस भी उलझा के नहीं रख सकते हैं। ये तो कहो अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कहीं अगर हम कॉन्सेप्ट में भटक भी गए तो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ होता है। और अगर कहीं कॉन्सेप्ट में भटक गए और नेगेटिव मार्किंग हो तो सोचो क्या होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अभी स्ट्रगल करके, मेहनत करके, थोड़ा सा जग के, हम मान लो कि 6 बजे उठते हैं तो अभी हम 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, तो क्या जा रहा है। अगर हम 2 महीने के लिए थोड़ी मेहनत कर ले रहे हैं तो हमें फल भी तो उसका अच्छा मिलने वाला है। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, सारी चीज़ें स्ट्रांग रखो और आपका क्लियर हो जाएगा। 90+ मार्क्स डेफिनेटली जाएगा अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से अभी भी आप 6 हाउस स्टडी कर रहे हो तो। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।